इसका तो फोन ही सारे परमानेंट टिश्यू। हाँ मैम बताइए। हेलो। हाँ गुड आफ्टरनून। हाँ ठीक है। अभी क्लास है, नेट नहीं चल रहा है। ओके अनिल सर को ठीक। मेरी क्लास हैम्पर होती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लाइट जाने पर नेट का इश्यू रहता है। जरा अनिल सर का फोन नंबर देखो वो लगा। बोल दे। हाँ ऊपर ना नेट नहीं चल रहा, कुछ करें तो मेरिस्टेमेटिक जोन में जहाँ से ग्रोथ हो रही है, दैट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो अपने आप को लगातार डिवाइड करते रहते हैं। डिवाइड करने के बाद क्या बनते हैं परमानेंट में अपने आप को डिवाइड नहीं करेंगे, वो जी नॉट फेज में चले गए, वो जी नॉट फेज में चले गए और इस तरीके से प्लांट बॉडी फॉर्म हो रही है। सबसे पहले हम परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे, मेरिस्टेमेटिक एंड देन परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक में हमने दो चीजें कर ली, पोजीशन और ओरिजिन, पोजीशन वाइज और ओरिजिन वाइज। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, भाई सभी को मालूम है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पावर होती है लगातार डिवीजन करने की, ठीक है। अब जो सेल लगातार डिवीजन करेगी, परमानेंट तो होगी नहीं, वो लगातार डिवीजन कर रही है। तो जब लगातार डिवीजन करना है तो हमेशा न्यूक्लियस का अमाउंट बड़ा होगा और साइटोप्लाज्म का छोटा होगा। और जब साइटोप्लाज्म कम होगा तो वैक्यूल बड़ा स्ट्रक्चर होता है, या तो वो होंगे नहीं, अगर होंगे तो बहुत छोटे होंगे। तो लगातार डिवीजन करने वाली जो भी सेल होंगी उसमें न्यूक्लियस का अमाउंट ज्यादा होगा, साइटोप्लाज्म का कम हो जाएगा अपने आप। तो हमने लिखा लार्ज न्यूक्लियस, या दूसरे वर्ड में उसको कहा हाई कैरियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। हाई कैरियो मींस न्यूक्लियस। जब सेल बार बार डिवाइड हो रही है तेजी से तो उनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होंगे। जब सेल को डिवाइड होना है तो एडिशनल सेल वॉल नहीं होगी, सिंपल थिन सेल वॉल बनी होगी, केवल सेलुलोज। और ये टिश्यू मेरिस्टेमेटिक है, इनको डिवाइड होना है। डिवाइड होने के लिए इनको मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना है, और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए इनका सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए। अब दो सेल को बनाया, ए और बी, और मैंने पूछा आपसे बताइए कौन सी मेरिस्टेमेटिक सेल है, तो आप क्या करोगे? सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो निकालोगे। ए वाले सेल की एक लेंथ की यूनिट 1 कर दी है मैंने, और बी वाले की 2 कर दी है। तो ए वाले का सरफेस एरिया हो गया 6 × 1 × 1, और इसका वॉल्यूम हो गया 1 × 1 × 1, और इसका सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो आ गया 6:1। जबकि जो बड़ी सेल दिखाई गई है 6 × 2 × 2, वॉल्यूम भी हो गया 2 × 2 × 2, लेकिन सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो ए के कंपैरिजन में कम हो गया। ए का है 6:1, बी का है 3:1। कौन सी मेरिस्टेमेटिक सेल हो गई? ए वाली। इसका मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल का फीचर हो गया हाई सरफेस एरिया। अरे भाई, चीजें जब डिवाइड करती हैं तो वो चीजों को पहले अब्सॉर्ब करेगा, तभी तो उसमें न्यूट्रिएंट आएगा, तभी तो वो डिवीजन होगा न्यूक्लियस का या डीएनए का। तो चीजों को एब्सॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम कहते हैं कि प्लांट से गम निकलता है, रेजिन निकलता है, ऑयल निकलता है। ये सब कहाँ से निकलता है? परमानेंट टिश्यू से। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से नहीं निकलता है। एक्सक्रीटरी और गैस्ट्रिक सब्सटेंसेस।
फिर हम कहते हैं लीफ खाना बना रही है, ग्रीन टिश्यू खाना बना रही है, परमानेंट है। इनको बार बार डिवाइड होना है बेटा, ये खाना क्यों बनाएंगे? शिप के लिए है और इन्हें तो बार बार डिवाइड होना है। तो खाना जब नहीं बनाएंगे तो इनके अंदर प्लास्टिड एक्टिव फॉर्म में नहीं होते हैं, ये नहीं कि प्लास्टिड खाना बनाने लगे, नहीं। हमने उस इनएक्टिव फॉर्म को नाम दे दिया क्या? प्रोप्लास्ट। तो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं प्रोप्लास्ट। क्लियर हो गया बेटा? द ब्रांड का ऑर्डर बेटा प्लांट सेल है तो हम जैसे नॉर्मली हमारे दिमाग में क्या होता है कि हर प्लांट से खाना बना लेती है, जो भी ग्रीन हो। नहीं भाई, हर प्लांट से खाना तो ना बना लेती है। तो मेरिस्टेमेटिक है, उनसे जो मेसोफिल सेल बनेंगे उसमें प्लास्टिड एक्टिव होंगे, वो खाना बनाएंगे। लेकिन मेरिस्टेमेटिक सेल में जो प्लास्टिड है, जो क्लोरोप्लास्ट है, वो इनएक्टिव है। तो हमने उनको नाम क्या दे दिया? प्रोप्लास्ट। बाद में कन्वर्जन होगा प्लास्टिड में और तब वो अपने डिफरेंट फंक्शन करना शुरू करेंगे। अब मेरिस्टेम का क्लासिफिकेशन करते हैं। ये सब चीजें हम लोग देखेंगे सेकेंडरी ग्रोथ में। अब एक फ्लो चार्ट बना है ब्लू कलर से साइड में, आप देखो। प्राइमरी मेरिस्टेम, शुरुआत का जो भी मेरिस्टेम है, प्लीम्यूल पर, रेडिकल पर, उसमें क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन से रूट और शूट बन रही है, और रूट और शूट में प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन गया। मतलब प्राइमरी मेरिस्टेम में डिफरेंशिएशन हुआ और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन गए सभी प्लांट में। चाहे वो ब्रायोफाइट हो, चाहे वो टेरिडोफाइट हो, चाहे वो जिम्नो हो, चाहे वो एंजियो हो, चाहे वो डाइकॉट हो या मोनोकॉट। प्राइमरी मेरिस्टेम में डिफरेंशिएशन हुआ, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन गए, इसे कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। दैट इज प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ सब में है। लेकिन अब आते हैं डाइकॉट, अब आते हैं जिम्नोस्पर्म। अब क्या हुआ? अब हम देखते हैं डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? लंबाई तो बढ़ रही है, लेकिन अब गर्थ भी बढ़ेगी। अब स्टेम और रूट की थिकनेस भी बढ़ेगी। दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ। लेटरल ग्रोथ होगी। अब वो जो ग्रोथ होगी उसके लिए क्या होगा? सुनो, प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन गए, ठीक है। लेकिन जिम्नो और डाइकॉट में, मोनोकॉट में नहीं, जिम्नो और डाइकॉट में कुछ टाइम के बाद में जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, जो जी नॉट में है, वो फिर से उनके अंदर डिवीजन एबिलिटी आ जाएगी। फिर से आ जाएगी डिवीजन एबिलिटी आ जाएगी, तो वो टिश्यू भी कहलाएंगे मेरिस्टेम। दोबारा से डिवीजन एबिलिटी आई, उसका नाम रख दिया गया सेकेंडरी मेरिस्टेम। और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में ये जो डिवीजन एबिलिटी आई और उन्होंने सेकेंडरी मेरिस्टेम को बनाया, ये प्रोसेस कहलाया डी डिफरेंशिएशन। क्या कहलाया प्रोसेस? डी डिफरेंशिएशन। अब क्या हुआ? सपोज सेकेंडरी मेरिस्टेम बन गया, हमने नाम दिया इंटरफेस्कुलर कैम्बियम, हमने नाम दिया कॉर कैम्बियम। अब ये इंटरफेस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम अंदर और बाहर फिर से परमानेंट टिश्यू बनाएंगे, फिर से परमानेंट टिश्यू बनाएंगे। अब जो परमानेंट टिश्यू बना उसको नाम क्या दिया? अब हमारे अब सपोज मैंने नाम दिया प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम। ये डिफरेंशिएशन से बना, ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है। अब नाम आ गया सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। इसका मतलब ये बाद में बने, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम से बने। तो एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, अब जो डिफरेंशिएशन हुआ उसका नाम क्या रखा? सेकेंडरी मेरिस्टेम में रीडिफरेंशिएशन। और रीडिफरेंशिएशन से जो टिश्यू बने वो रीडिफरेंशिएटेड टिश्यू, और उनको नाम दिया गया सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। चाहे आप सेकेंडरी जाइलम लगाओ, वही रीडिफरेंशिएटेड टिश्यू। सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी मेडुलरी रेज, कैलम, फैलोडर्म, दे आर द सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। अब ये जो नाम हम लोग लिख रहे हैं, ये नाम कुछ लोगों को मालूम होंगे, लेकिन अगर नहीं भी मालूम है, नहीं समझ में आ रहे हैं, तो ज्यादा यहाँ पर समझने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग जब सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे
तो ये सारी चीजें दोबारा से जो भी बताई हैं वो दोबारा से रिकॉर्ड होगी विद स्ट्रक्चर डायग्राम के साथ। तो अभी हमें सिर्फ इतना करना है कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम ओरिजिन के बेसिस पर प्राइमरी और सेकेंडरी कर लिए, प्राइमरी मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम जो शुरुआत से थे और उनसे जो बना वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बने। बस उनसे जो बने प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। सेकेंडरी मेरिस्टेम प्राइमरी से नहीं डेवलप हुआ, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन गया है। अब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू की कुछ सेल्स डिवीजन एबिलिटी को रिटेन करती हैं, रिगेन करती हैं। ये प्रोसेस कहलाता है डिफरेंशिएशन और इससे जो मेरिस्टेम बना उसका नाम रखा सेकेंडरी मेरिस्टेम। इंटरफेस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम, जबकि इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम पहले से था, वो प्राइमरी ओरिजिन का है। इंटरफेस्कुलर कैम्बियम ये सेकेंडरी, ये बाद में बना। कैसे बना अभी डायग्राम में देखेंगे। पोजीशन टिप के ऊपर एपिकल मेरिस्टेम पहुंच गया डिवीजन का, इसलिए ग्रोथ हमेशा टिप से होती है। मैंने कहा किसी स्टेम में नीचे की तरफ परमानेंट टिश्यू में एक आर्क लगा दो, एक निशान बना दो, एक मार्क बना दो चाकू से, और मैं पूछूं कि 5 साल के बाद क्या ये मार्क ऊपर उठ जाएगा? प्लांट ग्रोथ तो कर रहा है, आप कहोगे नहीं, ये मार्क 50 साल बाद भी वहीं पर रहेगा। क्यों? क्योंकि जो ग्रोथ हो रही है वो कहाँ से हो रही है? एपिकल पोर्शन टिप से हो रही है। इसका एपिकल मेरिस्टेम मतलब ये जो डायग्राम में हम एपिकल मेरिस्टेम को देख रहे हैं, ये ग्रोथ करता हुआ ऊपर तक पहुंच गया और नीचे बन गया परमानेंट टिश्यू। कभी ये नीचे रहा होगा, अब ये ऊपर टिप के ऊपर है और नीचे जो इसने टिश्यू बनाए जो डिफरेंशिएट करे दैट इज परमानेंट टिश्यू। पोजीशन वाइज एपिकल। अब क्या हुआ? जब एपिकल मेरिस्टेम की ग्रोथ हो रही थी, जब एपिकल मेरिस्टेम की ग्रोथ हो रही थी, जब स्टेम बन रहा था, उसी बीच में जब लीफ बन रही थी, उसी बीच में कुछ टिश्यू पीछे छूट गए। उनमें भी डिवीजन एबिलिटी है। छूटे हुए टिश्यू जो बाद में छूट गए, इसका मतलब परमानेंट टिश्यू के बीच बीच में पड़े हुए हैं, नोड के ऊपर या नोड के नीचे पड़े हुए हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एनिमल्स आए, कैटल्स आए, घास का पूरा मैदान साफ कर दिया। अब वहां पे ग्रास नहीं दिखाई पड़ रही है आपको, बिल्कुल नहीं, पूरा मैदान साफ। 2 हफ्ते बाद बारिश के सीजन में फिर से घास आ गई। क्या कोई सीड डालने गया था या किसी ने ग्रास लगाई थी? नो, एनिमल्स ने ऊपर की लीफ खा ली। लेकिन हमने जब मॉर्फोलॉजी में पढ़ा कि ग्रासेस में रनर होते हैं, इसका मतलब कुछ पार्ट सॉइल के नीचे छूट गए थे और उन छूटे हुए पार्ट में इंटरकैलरी मेरिस्टेम था। वहीं से रीजनरेशन शुरू हुआ और फिर से नए पार्ट डेवलप हो गए। ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम का फंक्शन होता है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी प्राइमरी है, लेकिन जब ग्रोथ चल रही थी एपिकल मेरिस्टेम की तो इसके कुछ पार्ट पीछे छूट गए। अब क्या हुआ? ये तो हो गया रीजनरेशन वाला एक एग्जांपल। दूसरा जब स्टेम की ग्रोथ हो रही है, एपिकल मेरिस्टेम ऊपर की तरफ पहुंचा, लीफ बनी और उनके बीच में कुछ पार्ट छूट गया। अब वही छूटा हुआ पार्ट डिवीजन करके एक्सिलरी बड बना रहा है। देखो एपिकल मेरिस्टेम की ग्रोथ हो रही थी, लीफ डेवलप हो चुकी थी और छूटे हुए पार्ट से एक्सिलरी बड बन गई। एक्सिलरी बड से क्या बना? प्लांट की जेनेटिक्स के ऊपर है। बाद में एक्सिलरी बड कैंडिल बना ले, बाद में एक्सिलरी बड स्पाइन बना ले, बाद में एक्सिलरी बड फ्लावर बना ले, अलग अलग। तो एपिकल तो हो गए लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल, और इसके अलावा जो बाद में बड वगैरह निकल रही है, इसका मतलब एपिकल मेरिस्टेम तो टिप पे पहुंच गया, बाद में बड कैसे निकली परमानेंट के बीच में? नहीं, कुछ पोर्शन छूट गया था। During the formation of leaf and elongation of stem, some cells left behind from the shoot apical meristem constitute the bud or axillary bud. ग्राफिक में बड़े कॉमन है, इक्विसेटम में बड़े कॉमन है, होते सभी में है, लेकिन कॉमन की बात करी गई। जैसे ग्राफिक में पूरा मैदान साफ,
बिल्कुल घास दिखाई नहीं पड़ रही है। बारिश के सीजन में 2 हफ्ते बाद फिर पूरा मैदान ग्रीन। ये छूटे हुए पोर्शन थे उसके रनर में, जहां से फिर से रीजनरेशन हो गया। लेटरल मेरिस्टेम थिकनेस बढ़ा रहे हैं, गर्थ बढ़ा रहे हैं, लेटरल पोजीशन पे है। अब लेटरल मेरिस्टेम वेस्कुलर बंडल में इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम, बाद में बना इंटर और बाद में बना कॉर्क। इंटर और इंटर दोनों ने बना दिया वेस्कुलर कैम्बियम की रिंग और कॉर्क कैम्बियम की रिंग, और यही कर रहे हैं थिकनेस, यही कर रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ। लेकिन ध्यान दो, ऑल सेकेंडरी मेरिस्टेम आर लैटरल इन पोजीशन, यस, इंटरवेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। ग्रोथ जो होगी गर्थ में होगी, ग्रोथ जो होगी थिकनेस में होगी, ग्रोथ जो होगी लैटरली होगी। दैट मींस लैटरल मेरिस्टेम पोजीशन वाइज सेकेंडरी मेरिस्टेम जो भी बनेंगे वो लैटरल होंगे। लेकिन दूसरा पॉइंट, ऑल लैटरल मेरिस्टेम आर सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब गलत हो गया। देखो ध्यान दो, ऑल सेकेंडरी मेरिस्टेम आर लैटरल इन पोजीशन, ट्रू। ऑल लैटरल मेरिस्टेम आर सेकेंडरी मेरिस्टेम, नो। क्योंकि इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम है तो लेटरल, लेकिन इसकी ओरिजिन क्या है? प्राइमरी। इसलिए ये सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो गया कि सारे लैटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी नहीं होते हैं, लेकिन सारे सेकेंडरी मेरिस्टेम लैटरल पोजीशन में होते हैं। पॉइंट को समझ में आया? यस। अब ये मैंने एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर से ले लिया। अब सुनो, जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, डर्मेटोजन, पेरिबलम, प्लीरोम। डर्मेटोजन बनाता है एपिडर्मिस, पेरिबलम बनाती है ग्राउंड टिश्यू कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस, और प्लीरोम बनाता है स्टीलर सिस्टम। एक तो ये थ्योरी है। स्टीलर सिस्टम में पेरीसाइकिल और वैस्कुलर टिश्यू आ गया। दूसरी थ्योरी है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ये कहता है कि प्राइमरी मेरिस्टेम 2 में डिवाइड होता है, बाहर की लेयर ट्यूनिका और अंदर की लेयर कॉर्पस। ट्यूनिका बनाती है एपिडर्मिस, और कॉर्पस से जो भी टिश्यू बन रहा है वो सारे ग्राउंड टिश्यू प्लस वैस्कुलर टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू प्लस वैस्कुलर टिश्यू। अब इस साइड में जो डायग्राम बनेंगे उसको देखने की जरूरत नहीं है। अब मैंने क्वेश्चन पूछा, बहुत टफ क्वेश्चन। विलम एंड टिश्यू डेवलप फ्रॉम डर्मेटोजन, प्लीरोम, पेरिबलम, कॉर्पस। अब जब हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी पढ़ी तो हमने पढ़ा हाइग्रोस्कोपिक रूट, हमने पढ़ा हाइग्रोस्कोपिक रूट किसमें होती हैं? ऑर्किड में होती हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती हैं। और वहां पे मैंने बताया कि उनकी एपिडर्मिस पर स्पेशल टिश्यू होते हैं जिसका नाम रखा गया विलामेंट टिश्यू। एक्चुअली विलामेंट टिश्यू जो है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो नो डाउट विलामेंट टिश्यू इज अ पार्ट ऑफ एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस किससे डेवलप हुई होगी? डर्मेटोजन। अब आप लोग एनसीईआरटी की बुक ओपन करो, सभी लोग, और एनसीईआरटी में अपना चैप्टर पे जाओ एनाटॉमी, और एनाटॉमी चैप्टर में जाने के बाद इस चैप्टर में जो पहला डायग्राम है 6.1 पेज नंबर 85 पर, पेज नंबर 85 पर दिखाई पड़ा? ओके। अब 6.1 का पहला डायग्राम रूट वाला, रूट कैप हो गई सबसे नीचे, ठीक है। अब सुनो, तुम्हें 3 चीजें नजर आ रही है। सेंट्रल सिलेंडर नजर आ रहा है, किससे बना होगा? बताओ ये ऑप्शन आपके सामने है। फिर से डर्मेटोजन, प्लीरोम, पेरिबलम, बताइए इन 3 में से। वेरी गुड, वेरी गुड।
Then next. फिर आपको दिखाया कॉर्टेक्स दोनों तरफ देखा क्या? मैंने पूछा ये कॉर्टेक्स किससे डेवलप हुआ होगा? अरे अब तुम क्या करो अपनी एनसीईआरटी की बुक में जहाँ पर सेंट्रल सिलेंडर लिखा है ना वहाँ पे लिखो ब्रैकेट में प्लीरोम। ये सेंट्रल सिलेंडर, लेकिन जब मेरे इशू था उस टाइम पर ये लेयर कौन सी थी? प्लीरोम। मैंने शूट का दिखाया है, मैं यहाँ पे रूट को कंपेयर कर रहा हूँ। ब्रैकेट में लिखो प्लीरोम। कॉर्टेक्स या एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स की इनरमोस्ट लेयर ही एंडोडर्मिस कहलाती है। तो एंडोडर्मिस कोई नई चीज नहीं होती है, वो एक्चुअली इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स को कहते हैं। तो एनसीईआरटी ने फिर एंडोडर्मिस अलग से नहीं दिखाई, कॉर्टेक्स कर लिया और ब्रैकेट में लिखिए पैच। नोट किया? फिर से बाहर प्रोटोडर्म लिखा है। बेटा प्रोटोडर्म का मतलब क्या? प्रोटो पहली, डर्म स्किन। एक्चुअली ये क्या है? एपिडर्मिस। प्रोटोडर्म के नीचे लिखो डर्मेटोजन। ये डर्मेटोजन मतलब अब वो चीज नहीं रही। लेकिन हाँ जब 3 लेयर का कॉन्सेप्ट हम देते हैं तो वहां से ये चीजें आएंगी। बाकी सिंपल है। रूट कैप के इनिशियल दिखा रखे हैं, जहाँ से रूट कैप बनी होगी। उसके बाद इनिशियल ऑफ सिलेंडर और कॉर्टेक्स बना रखे हैं, जहाँ से सिलेंडर बीच का भाई टीलर सिस्टम और कॉर्टेक्स डेवलप हुआ और रूट एपिकल मेरिस्टेम को क्लियर। अब बी वाले डायग्राम को देखो। अब बी वाले डायग्राम को देखो। बी वाले डायग्राम में जहां पर तुम शूट एपिकल मेरिस्टेम छोटा सा पोर्शन देख रहे हो, उसको एज्यूम करो इससे नीचे। ठीक है। अब ये ग्रो करता ऊपर तक पहुंच गया, तो नीचे जो टिश्यू बने होंगे उसका नाम क्या रख दिया जाए? परमानेंट टिश्यू। बेटा जो शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक जोन है जो ऊपर पहुंच गया है वो कभी नीचे था। इसका मतलब ऊपर पहुंच गया है। इसका मतलब नीचे की तरफ जो टिश्यू बने होंगे वो क्या बन गए होंगे? परमानेंट टिश्यू। उसी के लिए लिखिए उसमें क्या बन गया होगा? कॉर्टेक्स भी बन गया होगा, एपिडर्मिस भी बन गई होगी, जाइलम और फ्लोएम भी बन गए होंगे। एनसीईआरटी ने सारे नहीं दिखाए, एनसीईआरटी ने दिखाया डिफरेंशिएटिंग वैस्कुलर टिश्यू। बस क्लियर? अब देखो, अब मुझे ये बताओ कि जो लीफ प्राइमोर्डिया निकली है, जहां से लीफ बनेगी, वो भी तो एपिकल मेरिस्टेम के ऊपर से है ना बेटा? अब मैं पूछता हूं, और फिर एनसीईआरटी में तुमने पढ़ा मॉर्फोलॉजी में, लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, ये लीफ प्राइमोर्डिया बन गई, लीफ बन जाएगी। लेकिन ध्यान दो, अब एनसीईआरटी की लाइन देखो, डिफाइन कर रहा हूँ। एनसीईआरटी की लाइन क्या है? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीफ, जब ये लीफ प्राइमोर्डिया बन रही है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीफ। ठीक है। एंड इलॉन्गेशन ऑफ स्टेम, और जब मेन स्टेम इलॉन्गेट हो रहा था, some cells left behind, कुछ सेल्स पीछे छूट गई। डायग्राम पे जाओ। डायग्राम पे लिखा हुआ है एक्सिलरी बड। यस सर। देखो, जब लीफ का डेवलपमेंट हो रहा था और स्टेम का डेवलपमेंट हो रहा था, तो प्राइमरी मेरिस्टेम की कुछ सेल्स पीछे छूट गई, और उन छूटी हुई सेल ने क्या बनाया? एक्सिलरी बड। और यही एक्सिलरी बड बाद में फ्लावर में कन्वर्ट होगी, कैंडिल में कन्वर्ट होगी। मतलब ये एक्चुअली क्या है? इंटरकैलरी
हाँ, जो छूटा हुआ पार्ट था वो इंटरकैलरी, और उसी ने डिवाइड करके एक्सिलरी बट बना दी। तो एक्सिलरी बट में भी हमेशा बट टर्म आए तो उसमें कैसे टिश्यू होंगे बताओ? डिवीजन वाले डिवीजन वाले टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। तो ये हो गया आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर हुआ सबको? समझ में आया? यस। अब हम लोग आ जाते हैं। तो ऐसे ही जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, जो हमारे प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, ये अपने आप को बार बार डिवाइड करते रहते हैं, और डिवाइड करने के बाद नीचे जो टिश्यू बनते हैं वो परमानेंट जो टिश्यू बनते हैं वो अलग अलग लेवल पे डिफरेंशिएट होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि मेरिस्टेम से जो टिश्यू बनेंगे उनका नाम रख देंगे डिफरेंशिएटिंग टिश्यू। ठीक है? अब अलग अलग लेवल पे डिफरेंशिएट हो रहे हैं, किसको क्या काम करना है वो उसके हिसाब से अपने आप को मैनेज कर रहा है। जैसे अब हमने नाम दिया परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, सिंपल टिश्यू। पहले हम देखेंगे सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, बाद में कॉम्प्लेक्स को देखेंगे। तो सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स में हमने देखा सिंपल टिश्यू में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्टेनकाइमा। पैरेन्काइमा सबसे सिंपलेस्ट और लिविंग। और ये पैरेन्काइमा कहाँ पर है? जब हम नाम देंगे कॉर्टेक्स, वो भी पैरेन्काइमा का बना। जब हम नाम देंगे पिथ, वो भी पैरेन्काइमा की बनी हुई। जब हम लीफ की मेसोफिल सेल, वो भी पैरेन्काइमा की बनी हुई। तो यही तो किसी प्लांट में सबसे ज्यादा टिश्यू होते हैं, पिथ, कॉर्टेक्स, और अगर लीफ है तो मेसोफिल। तो क्वेश्चन आया कि भाई सबसे ज्यादा कौन सा टिश्यू प्लांट में अबंडेंट है? तो कौन सा मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होगा? अब इनकी जो सेल्स होती है सभी का डायमीटर कैसा होता है? ये स्फेरिकल हो सकती हैं, ओवल हो पॉलीगोनल, जैसे मेसोफिल सेल में मोनोकॉट में पॉलीगोनल हो जाती है, और कभी कभी ये लंबी हो जाती है। हालांकि लंबी सेल फाइबर होती है, लेकिन कभी कभी ये लंबी सेल भी हो जाती है। आमतौर पर इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर ये कॉम्पैक्ट भी हो सकती है। जैसे मोनोकॉट लीफ की जो मेसोफिल सेल्स होती हैं वो सारी कॉम्पैक्ट हो जाती है, वहां पर कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं। सेल वॉल थिन है, सेलुलोज। अब पैरेन्काइमा अपनी जगह के अकॉर्डिंग इनके नेम को हमने चेंज कर दिया। जैसे हम जानते हैं कि पैरेन्काइमा का फंक्शन कभी सपोर्टिव नहीं होता है, लेकिन कुछ जगहों पर पैरेन्काइमा काफी सपोर्टिव नेचर की हो जाती है, फाइबर की तरह हो जाती है, बट नॉट फाइबर। लिग्निफिकेशन नहीं होगा, लिविंग होंगी। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस भी नहीं होते हैं, और ये कुछ जगहों पर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है, दैट इज प्रोजेनकाइमा। जब हम बात करते हैं कि जब हमने कॉर्टेक्स के अंदर इंजरी करी तो हमें वहां से गम, रेजिन, ऑयल मिलता है, इस प्लांट में होता है। तो कॉर्टेक्स के अंदर वो जो पैरेन्काइमा है, अब उस पैरेन्काइमा का नाम दे दो इडियोब्लास्ट। इडियोब्लास्ट वो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं जो सिक्रीटरी सब्सटेंस को स्टोर करती हैं और टाइम टू टाइम प्लांट बॉडी से रिलीज करती हैं। इडियोब्लास्ट वो पैरेन्काइमा जो परफॉर्म कर रही है फोटोसिंथेसिस। अब जैसे कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स भी पैरेन्काइमा है, लेकिन कॉर्टेक्स खाना थोड़ा बनाएगा। पिथ है, पिथ की भी सेल्स पैरेन्काइमा है, वो खाना थोड़ा बना रही है, लेकिन लीफ की सेल खाना बना रही है, वो भी पैरेन्काइमा। तो ऐसी सेल्स पैरेन्काइमेटस जो खाना बना रही है या स्टोर कर रही है, उसका नाम हमने लग गया क्लोरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस के लिए। और वाटर प्लांट में एरेन्काइमा बहुत बड़े बड़े हो गए, मतलब पैरेन्काइमा में जो इंटरसेलुलर स्पेस थे वो बड़े आ गए, और जब इंटरसेलुलर स्पेसेस बड़े यहाँ पर आ गए तो फिर यहाँ पर किसी भी हाइड्रोफाइटिक प्लांट उसको अगर हम देखेंगे
तो एरनकाइमा जो है वो हमें दिखाई पड़ेंगे, और एरनकाइमा में कुछ नहीं है, जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं वो बहुत बड़े हो गए। लो भाई देख रहे हैं बीच में एयर आ गई, यस यस देख रहे हो बेटा बीच में एयर आ गई। ये कॉर्टेक्स का पोर्शन था, बीच में एयर आ गई, देखा? तो ये खाली हो गई, इसमें हवा भर गई, और हवा भरने से क्या हुआ, वैलेंसी प्रोवाइड हुई, और ये प्लांट नीचे पानी के अंदर डूबते हुए नहीं चले गए, ऊपर ही ऊपर फ्लोट करते रहे। ये भी पैरेंकाइमा है, बट अब हमने इस पैरेंकाइमा को हाइड्रोफिटिक प्लांट्स में नाम दे दिया एरनकाइमा। क्लियर? यस यस सर। पैरेंकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस थे, बेटा अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट जरा तुम आराम से पढ़ो इन पॉइंट्स को। तो बेटा कोलेनकाइमा, तो कोलेनकाइमा में क्या हुआ जरा देखना। है वो सिंपल पैरेंकाइमा ही, बट उसमें जो चेंज आया वो चेंज किस तरीके से आया उसको हमें देखना है यहाँ पर। जहाँ जहाँ पे व्हाइट, जहाँ पर आप ब्लैक पॉइंट देख रहे हैं बेटा, ब्लैकिश कॉर्नर पे, तो यहाँ पर पहले खाली जगह थी, और खाली जगह का मतलब ये कोलेनकाइमा को कंसीडर हम कर लेंगे। लेकिन अब हमने क्या देखा, अब हमने देखा कॉर्नर पर भी सेल के कंपोनेंट जमा हो गए, सेल वॉल का मटेरियल जमा हो गया। कॉर्नर पे जब सेल वॉल का मटेरियल जमा हो गया, तो अब हम कहेंगे कि यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं बचे। दैट मींस कॉर्नर पे डिपोजिशन हो गया। सिंपल एंड लिविंग टिश्यू, cell has thickening on the cell wall and in corner of intercellular spaces. इसका मतलब जो हम पहले इंटरसेलुलर स्पेसेस देखते थे वो यहाँ पर नहीं होंगे, यूजुअली नहीं होंगे। सेल में भी ओवल, स्फेरिकल या पॉलीगोनल, कुछ सेल्स में क्लोरोप्लास्ट भी हो सकते हैं और वो खाना भी बना सकते हैं। मॉस का जो कैप्सूल होता है, उस कैप्सूल के अंदर कोलेनकाइमा की सेल्स होती हैं और वो खाना भी बनाती हैं। सेल वॉल केवल सेलुलोज की नहीं है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज,
और पैक्टिन की है। इन टिश्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई? फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी, टेंसाइल सपोर्ट। तुमने डाइकॉट प्लांट की टहनी को, स्टेम को नीचे खींचा और खींच के छोड़ दिया, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे पहुंच गया। हवा चली बहुत तेज और हवा चलने से लीफ में वाइब्रेशन हुआ, लेकिन सारी लीफ टूट के अलग नहीं हुई। पुरानी लीफ अलग हो जाती है, यंग लीफ अलग नहीं हुई। प्रोट्यूल में क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोलेनकाइमा। डाइकॉट स्टेम में क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, टेंसाइल सपोर्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोलेनकाइमा। लेकिन मोनोकॉट, शुगर केन खेत में लगा है, शुगर केन को बेंड करो टूट जाएगा। शोरगम, बाजरा, मेज, भुट्टा, इनके प्लांट खेत में लगे हैं और इन प्लांट को अगर तुम बेंड करोगे वो टूट जाएंगे, क्योंकि वहां पर उनके मोनोकॉट स्टेम में कोलेनकाइमा नहीं होता है, स्क्लेरेनकाइमा होता है। और रूट को फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत नहीं होती है, वो तो सॉइल के अंदर है, वो एरियल नहीं है, इसलिए वहां पर भी कोलेनकाइमा नहीं होता है। तो जहां पर जरूरत है टेंसाइल सपोर्ट की, जहां पर जरूरत है इलास्टिसिटी की, जैसे जो भी यंग स्टेम ग्रो कर रहा है या ग्रोइंग पार्ट निकल रहे हैं या यंग लीफ पेट्यूल निकल रहा है, उनमें हमेशा कोलेनकाइमा होगा, क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो उनको खींचने से या हवा से चलने से वो बहुत जल्दी टूट जाएंगे। यही रीजन होता है कि जब बहुत तेज हवा चलती है तो सारे के सारे व्हीट, राइस, मेज, ये सब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, ये सब टूट के खेत के अंदर गिर जाते हैं, रूट से ही उखड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके स्टेम में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि वहां पर कोलेनकाइमा एब्सेंट है। तो कोलेनकाइमा एब्सेंट कहाँ पर है? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनो जितनी भी रूट है, चाहे डाइकॉट हो या मोनोकॉट, क्योंकि रूट हमेशा सॉइल में होती है, वहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है फ्लेक्सिबिलिटी का, और मोनोकॉट स्टेम में नहीं होती है कोलेनकाइमा, इसीलिए वो प्लांट बड़े आराम से तेज हवा में उखड़ जाते हैं, या जब हम उनको नीचे झुकाते हैं तो वो टूट जाते हैं, जबकि डाइकॉट प्लांट के स्टेम में ऐसा नहीं होता है। क्लियर पॉइंट? सर मोनोकॉट के यंग स्टेम में भी नहीं होता? मोनोकॉट के यंग स्टेम में शुरुआत में बस होगा, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, स्क्लेरेनकाइमा में चेंज हो जाता है। क्योंकि हमेशा याद रखना, कहीं पर भी स्क्लेरेनकाइमा बनेगा तो वो कोलेनकाइमा से ही बनता है। इसलिए कोलेनकाइमा था शुरुआत में, लेकिन बाद में फिर नहीं रहा, उसमें डिपोजिशन लिग्निन का हो गया और वो डेड टिश्यू बन गया। फिर कोलेनकाइमा की प्रेजेंस खत्म हो गई वहां पर, लेकिन डाइकॉट में कोलेनकाइमा रहता है, स्क्लेरेनकाइमा भी रहते हैं। अब आप पढ़ते हो कि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू डेड होता है। अरे भाई, अगर वो डेड शुरू से होता तो डिवीजन कैसे होता? हर जगह फैलता कैसे? खुद से सोचो। तो याद रखना, कोई भी सेल जिसको हम कहते हैं वो डेड है, वो शुरुआत से डेड कभी नहीं होती, नेवर। अरे यार, शुरुआत से अगर वो डेड होती तो वो बनती कैसे? बताओ, डिवीजन के थ्रू ही तो बनती। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म होता कि नहीं होता वहां पर? साइटोप्लाज्म तो एटलीस्ट रहता है। तो याद रखना, जो स्क्लेरेनकाइमा जिसको तुम कहते हो डेड, वो डेड हो जाता है। क्यों? बाद में लिग्निन के डिपोजिशन से। अदरवाइज वो नॉर्मल टिश्यू था, वो नॉर्मल सेल थी, जैसे कि सेलुलोज होता है, जैसे कि हेमिसेलुलोज होता है। हाँ, कुछ टाइम के बाद इतना ज्यादा लिग्निन बनता है, उनकी सेल वॉल पे डिपॉजिट होता है कि जो साइटोप्लाज्म है वो ना के बराबर रह जाता है। अब वो सेल अपने आप को डिवाइड नहीं कर पाती है, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी खत्म हो गई। अब हम उसको कहते हैं डेड। तो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू या जो भी टिश्यू है
वो मैच्योरिटी पे डेड होता है, दे आर डेड टिश्यू। क्यों? क्योंकि इसके बाद में लिग्निफिकेशन हो गया। नॉर्मल सेल वॉल वही रहती है, सेल्यूलोज और लिग्निन की। जहां पर लिग्निफिकेशन नहीं हुआ उसे पिट कहने लगते हैं। जहां पर लिग्निफिकेशन नहीं हुआ, जो पार्ट सेल वॉल में छूट गया उसको पिट या पिट कैनाल या पिट चैनल ये नाम देते हैं। अब क्या हो गया? ये सेल्स दो टाइप के दिखाई पड़ते हैं। एक लंबी जिन्हें फाइबर कहने लगते हैं, जिनके सिरे बंद होते हैं, या ये स्फेरिकल, ओवल, रॉड शेप, बोन शेप, स्टार शेप, इनमें भी लिग्निफिकेशन हो गया। जहां पर सेल वॉल देखो मैंने कितनी मोटी कर दी स्टोन सेल की, स्क्लेरोइड्स की, लेकिन वो जगह जहां पर सेल वॉल डिपॉजिट नहीं कर पाई उसको पिट कैनाल या पिट चैनल नाम दे दिया। और बीच में साइटोप्लाज्म के नाम पर बहुत छोटा सा पोर्शन जिसको दोनों तरफ मैंने बना दिया नैरो लुमेन, ना के बराबर साइटोप्लाज्म। इसका मतलब अब कोई एक्टिविटी नहीं होगी, अब कोई साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी नहीं होगी। अब ये सेल मोटी हो गई है, ये सेल मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली सेल्स हो गई है, बाकी इनका कोई काम नहीं। तो एक को नाम दिया फाइबर, एक को नाम दिया स्क्लेरोइड। फाइबर आमतौर पर प्लांट के अंदर फाइबर फ्री फॉर्म में नहीं होते हैं आमतौर पर। जैसे आपने कहा कि हम फाइबर निकाल लेना, फाइबर मोस्टली केसेस में हमेशा जाइलम और फ्लोएम के साथ एसोसिएट होते हैं। वुड बननी है, जाइलम के साथ एसोसिएट है, अभी पढ़ेंगे हम लोग। बार्क बननी है, बार्क के साथ एसोसिएट, मतलब फ्लोएम के साथ एसोसिएट है। फ्लोएम फाइबर, जाइलम फाइबर। हाँ, कुछ जगहों पर हम ये फाइबर थोड़े से अलग फ्री फॉर्म में देख सकते हैं, जैसे फ्रूट में। अब सारे फ्रूट में नहीं, कोकोनट। जब कोकोनट पुराना हो गया, एपिकार्प हट गई, मेसोकार्प आ गई, मेसोकार्प में लिग्निफिकेशन हो जाता है और उसी को हम कहने लगते हैं जो नारियल होता है, जो कोकस होता है, उस कोकोनट में हम फाइबर निकाल सकते हैं मेसोकार्प से, वो फ्री फॉर्म में है। लेकिन एक नॉर्मल प्लांट में प्लांट की कंटेंट लाइक स्टेम, लाइक रूट, लाइक लीफ। अब आपको लीफ में हम फाइबर अलग अलग निकाल लेना, वैस्कुलर बंडल में होंगे, जाइलम और फ्लोएम के साथ। ऐसे जाइलम फाइबर वैस्कुलर बंडल में होगा या वुड में होगा, अलग से नहीं। तो ये हमेशा एसोसिएट होते हैं। हाँ, स्क्लेरोइड्स जो है ये अलग से छोटी छोटी सेल्स होती हैं। अब क्या हुआ? अब आपने घर में लेग्यूम प्लांट, जितनी भी दालें, होल, साबुत उड़द, साबुत मूंग, साबुत छोले, साबुत राजमा, जब भी बनाने जाते हैं इनको आप थोड़ी देर पानी में भिगोते हैं। रीजन, इनके सीड कोट पर पानी में बनाया तो उसको गलने में बहुत टाइम लगता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टोन सेल। फिर आपने चीकू खाया, चीकू, सपोटा, नाशपाती खाई, पियर, अमरूद खाया, गुआवा, दांतों के नीचे, जीभ में, टंग में ऐसा लगता है छोटे छोटे पार्टिकल्स आ रहे हैं, बिल्कुल महसूस कर सकते हैं। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स स्टोन सेल्स। तो ये स्टोन सेल्स आपको पल्प ऑफ गुआवा, पियर, सपोटा में मिलेंगे, सीड कोट ऑफ लेगुमिनस प्लांट में मिलेंगे, पिट्यूल ऑफ लोटस में मिलेंगे और टी लीफ में। क्योंकि आमतौर पर जो टी लीफ होती है उसका एग्जिस्टेंस बना रहता है हाई टेम्परेचर पे प्रोसेसिंग के बाद भी। हम मार्केट से लेकर आते हैं ग्रीन लीफ, लेकिन अपने घर में जो आपकी लीफ लगी हुई है जरा देखो, उनको जरा हाई टेम्परेचर देके देखना, खत्म हो जाएगी, एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब टी लीफ में भी स्क्लेरोइड्स होती हैं, स्टोन सेल्स होती हैं, उन्हीं से टैनिन वगैरह निकलता है जो चाय में होता है। इसके अलावा मैंगो की गुठली, कोकोनट का अंदर वाला पार्ट जो हमें तोड़ना पड़ता है, दैट मींस वहां पर भी
ड्रूप स्टोनी एंडोकार्प, स्टोनी का मतलब स्टोन सेल, दैट मींस वहां पर भी स्पेरियोट्स हैं। एक टेमेरिक प्लांट होता है, टेमेरिक प्लांट में जो फाइबर होते हैं वो लिविंग होते हैं। लिविंग का मतलब उनमें लिग्निफिकेशन तो हो जाता है, लेकिन लिग्निफिकेशन हो गया इसलिए फाइबर नाम दिया, लेकिन लिग्निफिकेशन बहुत थिन होता है, जिसकी वजह से उसके साइटोप्लाज्म की एक्टिविटी चलती रहती है। तो साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, दैट्स व्हाई वी कॉल लिविंग। इसीलिए हम उनको लिविंग भी कहते हैं, लेकिन हल्का सा लिग्निन है तो फाइबर की कैटेगरी में भी रखते हैं, कोलेनकाइमा की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। क्लियर? ओके, तो ये हमने पढ़ लिए अपने टिश्यूज, और इसके बाद फिर हमारे आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू पर। कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब जाइलम। बेटा जाइलम एक सेल का नहीं बना है, जाइलम इज अ कंपोजिट नेम व्हिच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स और यू कैन से एलिमेंट। इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इस जाइलम में पैरेन्काइमा नेचर भी है, इस जाइलम में फाइबर नेचर भी है, इसमें लिविंग टिश्यू भी है, इसमें नॉन लिविंग टिश्यू भी है, सब मिलकर एक कंपोनेंट बना रहे हैं जाइलम। वो बात अलग है, मेन कंपोनेंट कौन सा है वो बात अलग है, टर्शियरी एलिमेंट। बाकी सब वही पुराने जो पढ़े हम लोगों ने, उसके चारों तरफ लगे हुए हैं और पूरा एक कंपोजिट स्ट्रक्चर बन रहा है, दैट इज जाइलम, दैट इज फ्लोएम। इसलिए हम जाइलम फ्लोएम को कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। दैट मींस दे मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इंक्लूडिंग जाइलम एंड फ्लोएम। थोड़ा सा पॉज लो बेटा, उसके बाद में आप लोग भी थोड़ा सा इसको देखो, पढ़ो। मैं छोटा कर देता हूँ, अभी 2 मिनट में स्टार्ट करता हूँ। है भाई, अरे नंबर 2 फॉलो कर लो।
भाई इस पे कैसल पे। अरे भाई अपना स्पीकर बंद कर ले। अरे भाई थोड़ा बहुत नहीं समझ में आता है तुम लोगों को कुछ 10-15%। ठीक है तो हाँ तो प्रैक्टिस जरूर किया करो बेटा। और एनसीईआरटी की बुक इसीलिए देखो डायग्राम के दोनों एनसीईआरटी के, मैंने दोनों एनसीईआरटी के डायग्राम दिखाए आपको। तो इस तरीके से जितने भी ये डायग्राम दिए गए हैं एनसीईआरटी में सबके बारे आपको एनसीईआरटी में जो भी डायग्राम दिए गए हैं उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसलिए जब भी हम लोग नोट्स बना रहे हैं या जो भी चीजें कर रहे हैं उसमें अगर वो पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं भी है तो भी हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि वो डायग्राम एनसीईआरटी में बना हुआ है। तो बस अपनी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के डायग्राम इन्हीं को फोकस करना है और आप देखोगे कि बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आपका कोई टेस्ट वगैरह हुआ है अभी तक? एक उस एफटी के नंबर देखता हूँ डाले हैं कि नहीं डाले हैं। आप लोग अपने नंबर भी चेक कर लिया करो, जनरल में पड़े रहते हैं। अभी देखता हूँ मैं एफटी के नंबर डाले हैं कि नहीं डाले हैं। 16 को हुआ था बेटा? तो आज तो 17 है ना? यस सर इसमें डेट 19 की थी। जैसे ही मेरे पास रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम यहाँ पर जनरल वाला जो चैनल है उसमें डाल देते हैं, ठीक है ना? तो अभी रिजल्ट आया नहीं है, जब रिजल्ट आएगा तो फिर इस पर डिस्कस कर लेंगे क्या करना है। चलो बेटा जाइलम की बात करते हैं। तो जाइलम का एक और नाम है हेडरोम। हाइड्रो से नाम आया, वाटर से नाम आया, तो हम समझ गए ये वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है। तो ये वाटर कंडक्टिंग टिश्यू तो है, इसका मतलब इसमें एक मेन एलिमेंट है और बाकी एक्सेसरी एलिमेंट है जो सपोर्ट देते हैं उसको, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो रहा है। आप देखो जाइलम में ट्रेशरी एलिमेंट या दो एनसीईआरटी ने दोनों को अलग अलग कर दिया।
हमने ये नाम इसलिए दे दिया कभी आ जाए टर्शियरी एलिमेंट तो समझ जाना टर्शियरी, ट्रैकिड एंड वेसल, ठीक है। यही दो मेन कंपोनेंट है जो वाटर का कंडक्शन कर रहे हैं। अब देखो ट्रैकिड और वेसल्स लिग्निफाइड होते हैं और जो चीज लिग्निफाइड है वो डेड हो जाएगी बाद में। तो इसका मतलब टर्शियरी एलिमेंट कैसे हो गया, लिविंग या नॉन लिविंग? नॉन लिविंग। अब बाकी जो है वो एक्सेसरी एलिमेंट कहते हैं। अब इसके चारों तरफ जो पैरेन्काइमेटिक सेल्स है जाइलम के चारों तरफ है तो हमने नाम दे दिया जाइलम पैरेन्काइम। सारी चीजें वही लिविंग। फिर फाइबर जाइलम फाइबर आ गया तो लिग्निफाइड, तो ये नॉन लिविंग। उसके बाद जो रेडियली अरेंज पैरेन्काइमा है उसको नाम क्या दे दिया? रे पैरेन्काइमा यार, जो मेडुलरी रेज वगैरह बनाएंगी। तुमने नाम सुना होगा कहीं पर, मेडुलरी रेज ये वही होती है, पैरेन्काइमा, रे पैरेन्काइमा। अब इसमें से इन चारों में जो मेन कंपोनेंट है वाटर कंडक्शन का वो हो गया टर्शियरी एलिमेंट। टर्शियरी एलिमेंट जब बनना शुरू हुए तो पहले बना ट्रैकिड और ये ट्रैकिड बनने शुरू हुए टेरिडोफाइट से और फिर सब में ट्रैकिड टेरिडोफाइट से बनने शुरू हुए। लेकिन हाँ टेरिडोफाइट और मोस्टली जिम्नोस्पर्म में ट्रैकिड ही वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, वेसल्स नहीं है वहां पर। ट्रैकिड में लिग्निफिकेशन हो गया और ये ट्रैकिड के दोनों सिरे टेपर्ड हैं। दोनों सिरे जो हैं वो ट्रैकिड के टेपरिंग एंड हो गए। अब ट्रैकिड से पानी कैसे जा रहा है? देखो बेटा, एक ट्रैकिड ये लगी बेटा, डायग्राम जो मैं बना रहा हूँ दिख रहा है? यस सर। दूसरी ट्रैकिड ये लगी, चौथी ट्रैकिड ये लग गई। अब सुनो, ट्रैकिड में तो था लिग्निफिकेशन, उसकी सेल वॉल पर लिग्निन है, लेकिन वही बात कुछ जगहों पर लिग्निन नहीं होती है ना बेटा। अब जहां पर लिग्निन नहीं है वहीं से इस तरीके से वाटर ये देखो पहुंच गया। तो ट्यूबुलर सिस्टम से पानी नहीं आ रहा है ट्रैकिड में, ध्यान रखना, क्योंकि ट्रैकिड थोड़ा ट्यूबुलर है। ये प्राइमरी कंडक्टिंग टिश्यू है। लेकिन बाद में क्या हुआ? एडवांस जिम्नोस्पर्म और मोस्टली एंजियोस्पर्म में आते आते ट्रैकिड तो रहेंगी, लेकिन कुछ ट्रैकिड ने आपस में जुड़कर, जैसे ये एक ट्रैकिड और ये एक ट्रैकिड, लो भाई ये दो ट्रैकिड आपस में जुड़ गई, या तीन ट्रैकिड आपस में जुड़ गई, फिर ये ट्रैकिड ये ट्रैकिड, ऐसे ऐसे जुड़ के क्या बन गया? ट्रैकिड एलिमेंट जुड़कर क्या बन गया? देख लेगा मुझे रखा। अगर तुम कहते हो एक वेसल, वन वेसल, तो वन वेसल का मतलब वन सेल नहीं, नो, वन वेसल इज मेड अप ऑफ, वन वेसल इज मेड अप ऑफ many trachid elements, a number of trachid elements, yes, या वेसल एलिमेंट। ये हुआ इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन में क्या हुआ? बाकी तो ट्रैकिड थी, ये देखो मैंने ट्रैकिड और बना दी, तो ट्रैकिड भी है, लेकिन अब वाटर की एफिशिएंसी वेसल के थ्रू ज्यादा हो गई है ट्रैकिड के थ्रू।
जैसे डेवलपमेंट आगे हुआ, वेसल के थ्रू वाटर तेजी से जाने लगा, प्लांट बहुत लंबे हो गए थे, इफिशियंसी बढ़ गई। तो याद रखो ट्रैकिड तो सब में है, जहाँ ट्रैकिडोफाइटा मतलब टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब में ट्रैकिड है, लेकिन टेरिडोफाइट और मोस्टली जिम्नोस्पर्म में जो वाटर का कंडक्शन हो रहा है वो ट्रैकिड से हो रहा है। लेकिन आगे जब एडवांसमेंट हुआ तो इन्हीं ट्रैकिड एलिमेंट ने वेसल फॉर्म कर ली, दोनों कोर्स बन गए। तो अब हम कहने लगे ट्रैकिड्स आर नॉन परफोरेटेड व्हाइल वेसल्स आर और एंजियोस्पर्म में पूछा गया क्वेश्चन, मेन वाटर कंडक्टिंग टिश्यू एंजियोस्पर्म में दोनों हैं, वेसल्स भी है, ट्रैकिड भी है, लेकिन वाटर का कंडक्शन किसके थ्रू हो रहा है? थ्रू वाटर का कंडक्शन हो रहा है। अब वहां पर ट्रैकिड्स नाम मात्र की रह गई हैं, उनका कोई फर्दर फंक्शन नहीं बचा। वो सिर्फ ये शो करने के लिए कि हाँ हमारे पूर्वजों में, हमारे एंसेस्टर में शुरुआत ट्रैकिड से हुई थी, बस, बाकी कोई फंक्शन नहीं। लेकिन हाँ टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में, मोस्टली जिम्नोस्पर्म में अभी वेसल्स बनी नहीं है, इसलिए वाटर का ट्रांसपोर्ट ट्रैकिड आपस में मिलके पानी को ऊपर ले जा रहे हैं, बिना परफोरेशन के, बिना ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के। इसलिए उनमें वाटर कंडक्टिंग की एफिशिएंसी कम है, जबकि एंजियोस्पर्म में वाटर कंडक्टिंग की एफिशिएंसी ज्यादा है। क्लियर पॉइंट? अब ये याद करने वाला हो गया कि भाई हमने कहा वेसल्स और ट्रैकिड दोनों एंजियोस्पर्म में होती हैं, लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म ऐसे हैं, पुरानी फैमिलीज जिनमें अभी भी वेसल्स डेवलप नहीं हुई। वो 3 फैमिलीज हैं, वेंट्रेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी और टेट्रासेंट्रेसी। लेकिन कुछ एडवांस जिम्नोस्पर्म में वेसल्स डेवलप हो गई, ऑर्डर नीटेल, नीटम और एफिड्रा में। पॉइंट क्लियर हो गए? ठीक है। अब देखो बेटा, इन ट्रेशरी एलिमेंट के बेसिस पर हमने 2 टाइप की वुड बनाई। एक को नाम दिया पोरस वुड। अच्छा, अब जो अभी हमने डायग्राम बनाया था उसका अगर सेक्शन कट करें तो सर्कुलर सेक्शन किसका आएगा? ट्रैकिड का आएगा या वेसल्स का आएगा? तो जब वुड का सेक्शन हम कट करते हैं तो उसमें वेसल्स ट्यूबुलर होती है और उसका सेक्शन कटिंग में हमें वहां पर पोर दिखाई पड़ता है या सर्कुलर आउटलाइन दिखाई पड़ती है। तो जिसमें वेसल्स है तो ट्रैकिड तो होगी, वेसल्स अकेली तो है नहीं। तो जिसमें वेसल्स हैं तो उसके सेक्शन में हमें पोर्स दिखाई पड़ेंगे, सर्कुलर आउटलाइन दिखाई पड़ेगी, और हम उस वुड को नाम क्या देंगे? तो पोरस वुड किसमें हो गई? मोस्टली एंजियोस्पर्म एंड एडवांस जिम्नोस्पर्म। अब दूसरा नाम देखो, हेटेरोजाइलस वुड। हेटेरो मींस डिफरेंट, जाइलरी एलिमेंट डिफरेंट, मतलब 2 टाइप के, ट्रैकिड भी और वेसल्स। तो हम पोरस वुड का एक नाम और दे सकते हैं, हेटेरोजाइलस वुड। क्लियर पॉइंट हुआ? लेकिन जिसमें वेसल्स नहीं है, क्या उस वुड में सर्कुलर आउटलाइन दिखाई पड़ेगी? तो हमने उस वुड को नाम क्या दिया? नॉन पोरस। और दूसरा नाम क्या दिया? होमोजाइलस। मतलब क्या होता है? मतलब सारी जाइलरी एलिमेंट, सारे जाइलस एलिमेंट सेम का मतलब क्या? सारे ट्रैकिड वेसल्स नहीं। देखा? सारे ट्रैकिड वेसल्स नहीं। तो
तो बस Yes, sir. ये हम देखेंगे मोस्टली जिम्नोस्पर्म में, और कुछ वैसे लेफ्ट फैमिली जो अभी 3 करवाई थी एंजियोस्पर्म में। बाकी बेटा जाइलम फाइबर वही फाइबर का नेचर, नहीं पढ़ना है इसमें कुछ। जाइलम पैरेन्काइमा ये रे पैरेन्काइमा वही नेचर, लिविंग सेल है, स्टोरेज ऑफ फूड कर रही है। रे पैरेन्काइमा रेडियली अरेंज है, तो रेडियली अरेंज एक वर्टिकली और रेडियली, तो रेडियली अरेंज डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो वो किसके थ्रू हो रहा है? बस अब क्या हुआ? अब जब जाइलम बनने शुरू हुए, तो जो शुरुआत में जाइलम बना कैम्बियम से जाइलम बनता है, तो पहले वाले जाइलम कहलाए प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम की जो वेसल्स होती हैं वो नैरो होती है, नैरो वेसल। क्या चीज? और इसमें देखो फाइबर नहीं लिखा, फाइबर एसोसिएट नहीं हुए, फाइबर वहां पर नहीं पहुंच पाए, और नैरो वेसल। बाद में जो जाइलम बना मेटाजाइलम, उसमें ट्रेशरी एलिमेंट वेसल्स जो हैं उनका ल्यूमेन ब्रॉड है। डायग्राम में देखो, प्रोटोजाइलम ल्यूमेन छोटा कर दिया, मेटाजाइलम ब्रॉड कर दिया, और साथ में जाइलम फाइबर भी। तो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में ये डिफरेंस है गया। अब कैसे अरेंज हुए? अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ और मेटाजाइलम पिथ की तरफ है, हम रूट में देखेंगे अभी, ये कंडीशन कहलाएगी एक्सार्क। अगर प्रोटोजाइलम रूट में, और अगर प्रोटोजाइलम अंदर है इंडार्क, तो एक को याद रखो, एक्सार्क। प्रोटो से शुरू करो, शुरुआत से प्रोटो बाहर, एग्जिट एक्सार्क, प्रोटो अंदर इंडार्क, एक्सार्क कंडीशन रूट में, इंडार्क कंडीशन स्टेम में। ये डायग्राम में देखेंगे जब हम लोग रूट और स्टेम का डायग्राम पढ़ेंगे। क्लियर बेटा? Yes, sir. फ्लोएम भी कंपोजिट टिश्यू, मतलब कई एलिमेंट्स का बना हुआ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, लेप्टोम नाम दे सकते हैं। इसके एलिमेंट सीव एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, बाकी सपोर्टिव कैंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। यहाँ पर जो फ्लोएम फाइबर है, ये फ्लोएम फाइबर ये बाहर की तरफ है, ये बार्क से एसोसिएट हो जाएगा, बार्क से एसोसिएट हो गया, हमने इसका नाम रख दिया बाफ फाइबर। जाइलम के फाइबर को बाफ फाइबर नहीं कहा, क्वेश्चन आ गया। बाफ फाइबर नीचे दिया हुआ है, जाइलम फाइबर, फ्लोएम फाइबर, क्योंकि हम देखेंगे फ्लोएम अभी एसोसिएट होगा बार्क से, बार्क का कंपोनेंट होगा, इसलिए हमने नाम दे दिया बाफ फाइबर। क्लियर पॉइंट? बेटा मम्मी काम कर दी गए इसने। Yes, sir. अरेंजमेंट देखो, बता बे। सीव ट्यूब बनाई, शुरुआत में सीव ट्यूब नहीं थी, शुरुआत में सीव सेल थी। फिर वही बात बिल्कुल सेम, ट्रैक्लिड और वेसल्स वाली। सीव एलिमेंट, शुरुआत में सीव एलिमेंट है टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में, सीव ट्यूब टर्म नहीं लग रहा है। बाद में यही सीव एलिमेंट, यही सीव सेल्स आपस में फ्यूज हो गई, और फ्यूज होके उन्होंने ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना दिया, और अब नाम एंजियोस्पर्म में क्या आ गया? सीव ट्यूब। तो मैंने कहा वन सीव ट्यूब इज मेड अप ऑफ गई ना अभी तो नंबर ऑफ सीव सेल्स, है ना बेटा? और इन्होंने भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना दिया। अब उस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर जैसे आटे छानने वाली छन्नी होती है, वैसे स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं। तो आटे छानने वाली छन्नी की जो बाउंड्री है वो सीव प्लेट, और अंदर जो पोर्स हैं वो सीव पोर्स, और एंटायर स्ट्रक्चर सीव ट्यूब। इसी के थ्रू क्या चल रहा है? फूड का कंडक्शन।
लेकिन सीव एलिमेंट या सीव ट्यूब एलिमेंट लिविंग है, न्यूक्लियस नहीं है, कोई बात नहीं। साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है तो लार्ज वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही है, न्यूक्लियस नहीं है, कोई बात नहीं। तो भी हम क्या कहेंगे, लिविंग। तो याद रखना सीव ट्यूब में न्यूक्लियस तो नहीं है, लेकिन साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल है, फंक्शनिंग हो रही है, दैट इज लिविंग। न्यूक्लियस के होने या ना होने से वो चीज डेड नहीं होगी, याद रखना ये बात। साइटोप्लाज्म के होने या ना होने से वो चीज डेड हो जाएगी। एनसीईआरटी में लिखा है मेन एरिया ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज साइटोप्लाज्म, क्योंकि जो भी एक्टिविटीज होती है न्यूक्लियस तो बस कंट्रोल करता है, कोई बात नहीं। यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है, कोई बात नहीं। अब जरा देखो, अब सीव ट्यूब या सीव सेल और कैंपेनियन सेल, इन दोनों की मदर सेल एक ही होती है। एक मदर सेल ने 2 सेल बनाई, एक का नाम सीव सेल, एक का नाम कैंपेनियन सेल। तो दोनों का जेनेटिकल ऑर्गेनाइजेशन सेम होगा। Yes, sir. क्या हुआ, एक लाइन आ गई, सीव ट्यूब एंड कैंपेनियन सेल आर ऑन्टोजेनेटिकली सिमिलर। दोनों सेल सेम मदर सेल से, और दोनों की मदर सेम, तो दोनों सेल क्या हो गई, सिस्टर। तो हम इन दोनों को नाम क्या दे दिया, सिस्टर सेल। क्या नाम दे दिया, Sister cell. बाकी इनके अंदर जो चमड़ी पड़ी हुई है वो ऑब्लिकली प्लेस्ड है, परफोरेटेड है, फूड का ट्रांसफर हो रहा है। एक एडिशनल पॉइंट, इस सीव ट्यूब में पी प्रोटीन होती है। पी प्रोटीन, पी का नाम है फ्लोएम, लेकिन आता है पी प्रोटीन करके। तो पूछा जाता है पी प्रोटीन किसमें होती है, सिंपल क्वेश्चन, फ्लोएम में, सीव ट्यूब में। और ये पी प्रोटीन मेनली जब कभी भी सीव ट्यूब रप्चर होने को होती है या रप्चर हो जाती है, तो उसको दोबारा से सीलिंग का काम, उसको दोबारा से रिपेयरिंग का काम पी प्रोटीन का होता है। इसके अलावा पी प्रोटीन फूड मटेरियल के कंडक्शन में भी हेल्प करती है। पी प्रोटीन के छोटे छोटे फाइबर बन जाते हैं, और ये फाइबर वहाँ पे अरेंज हो जाते हैं सीव पोर्स में, और जिसके थ्रू ये कंडक्शन में आसानी कर देते हैं। कंपेनियन सेल देखो, कंपेनियन सेल कैसे अरेंज है। सीव ट्यूब के चारों तरफ जो ब्लू कलर से मैंने बनाई कंपेनियन सेल, और कंपेनियन सेल में मैंने न्यूक्लियस बनाया हुआ है। अब क्या होगा, कंपेनियन सेल, अब सुनो, जब सीव ट्यूब में खाना बहुत तेजी से जा रहा है, तो बेटा इस पर प्रेशर दोनों तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा, बताओ। Yes, sir. ओके, तो जब प्रेशर लगेगा तो सीव ट्यूब रप्चर हो सकती है ना। Yes, sir. अब वो रप्चर ना हो, इसके लिए उसके प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने का काम किसका हो गया, सीव ट्यूब के। ये नहीं है क्वेश्चन। अगर कंपेनियन सेल कहीं पर से हट जाए या कंपेनियन सेल टूट जाए, तो उस एरिया की सीव ट्यूब जो होती है वो भी टूट जाती है, क्योंकि फूड ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन नहीं हो पाता है। एक तो ये काम हो गया। अब जरा देखो, अब सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल आपस में जुड़ी होती हैं पिट फील्ड के थ्रू। अरे कुछ नहीं, जहाँ पर डिपोजिशन नहीं हुआ सेल वॉल का, उसको नाम पिट दिया, और पिट के थ्रू ही अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों की जुड़ गई, दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा बन गया। और प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू क्या होता है, इजी ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। क्लियर पॉइंट। अब सुनो, सीव ट्यूब को किसी चीज की जरूरत पड़ी, किसी प्रोटीन की जरूरत पड़ी, तो सीव ट्यूब का तो न्यूक्लियस खत्म हो चुका है ना, तो वो प्रोटीन तो बना नहीं पाएगा, है ना। तो अब कौन बनाएगा प्रोटीन, वही सेंट्रल डोग्मा, आरएनए प्रोटीन।
कैंपेनियन सेल का न्यूक्लियस बनाएगा। तो देखो फिर पॉइंट, न्यूक्लियस ऑफ द कैंपेनियन सेल रेगुलेट एंड कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ, ये फंक्शन है कैंपेनियन सेल का। बाकी फिर 2 पॉइंट याद करने वाले हैं। जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में कैंपेनियन सेल्स नहीं होती हैं। जिम्नोस्पर्म में कैंपेनियन सेल की जगह पर एल्बुमिनस सेल होती हैं जो प्रेशर ग्रेडियंट करने का काम करती हैं। टेरिडोफाइट में केवल सीव सेल है, इसलिए वहां पर सीव ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ, इसलिए वहां पर प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप नहीं हुआ, इसलिए वहां पर कैंपेनियन सेल की जरूरत नहीं है। तो यही रीजन है कि जिम्नो और टेरिडोफाइट में कैंपेनियन सेल्स नहीं होती हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में शुरुआत हो जाती है एवोल्यूशनरी कि हाँ भाई सपोर्टिव सेल बननी शुरू हुई जो एंजियोस्पर्म में पूरी तरीके से बन गई, तब नाम दिया कैंपेनियन सेल। लेकिन उन्हीं सेल का नाम हम जिम्नोस्पर्म में नाम देते हैं एल्बुमिनस सेल। फ्लोएम पैरेंकाइमा में ज्यादातर मोनोकॉट प्लांट नहीं होते हैं। और फाइबर को हम कहते हैं बास्ट फाइबर, ये भी वही फीचर है फाइबर की तरह। और ये फ्लोएम फाइबर, देखो बेटा फाइबर वुड में भी है, अरे जाइलम को वुड कहते हैं, लेकिन जब भी तुम फाइबर निकालते हो तो हम लोग जो फाइबर निकालते हैं कमर्शियल लेवल पर वो जाइलम फाइबर नहीं निकालते हैं, क्योंकि अगर हम जाइलम फाइबर निकालेंगे तो वुड खराब हो जाएगी। जबकि हम जानते हैं वुड को हम फर्नीचर में यूज करते हैं। तो हम लोग जो फाइबर लेते हैं वो बार्क से लेते हैं, और बार्क का ही कंपोनेंट होता है फ्लोएम। तो हम लोग फ्लोएम फाइबर लेते हैं, और ये फ्लोएम फाइबर हम लोग जूट के, फ्लैक्स के, हेम्प के डिफरेंट पर्पस बनाने के लिए, कारपेट बनाने के लिए, गनी बैग्स बनाने के लिए, या रस्सियां वगैरह बनाने के लिए ये जो फाइबर यूज करते हैं वो जाइलम फाइबर नहीं होता है, वो फ्लोएम फाइबर होता है। और ये फ्लोएम फाइबर बार्क के साथ में लगे होते हैं, इसलिए हम इनको बास्ट फाइबर कहते हैं। क्लियर पॉइंट हुआ? अब ये एडिशनल तुमने देखा होगा, जैसे कनेल जो होता है, नीरियम या कैलोट्रोपिस, उनकी लीफ अगर तुम तोड़ो, या अर्जिनोन, ये रोड साइड प्लांट होते हैं, तो उसमें से मिल्की सब्सटेंस निकलता है। उस मिल्की सब्सटेंस को नाम क्या दे सकते हैं बेटा? लेटेक्स। तो नाम आया लेटेक्सिफेरस टिश्यू। सब में नहीं होंगे, इनमें होंगे जो लेटेक्स प्रोड्यूसिंग कर रहे हैं। तो लेटेक्सिफेरस टिश्यू, लेटेक्स प्रोड्यूसिंग टिश्यू। अब ये जो टिश्यू होते हैं वो या तो सेल के बने होते हैं या तो वेसल्स बना लेते हैं। तो 2 नाम होते हैं, लेटेक्स सेल और लेटेक्स वेसल। लेटेक्स सेल यहाँ से भी लेटेक्स निकल रहा है, लेटेक्स वेसल यहाँ से भी लेटेक्स निकल रहा है। बस सेल्स सिंप्लीफाइड होती हैं और उसमें वो सेल्स वेसल्स के फॉर्म में हो जाती हैं। कैलोट्रोपिस, नीरियम, यूफोर्बिया, फाइकस बेंगलेंसिस, फाइकस बर्गर, ये जो लेटेक्स निकल रहा है, तो बस याद रखो लेटेक्स प्रोड्यूसिंग प्लांट हो गए। और हीविया बेंगलेंसिस, इसकी हम रबर बनाते हैं, टायर, ट्यूब, बड़े लेवल की जो रबर होती है, अच्छी क्वालिटी की जो रबर होती है, वो लेटेक्स से बनाते हैं। हाइड्रोकार्बन होता है बेटा, तो हीविया बेंगलेंसिस। तो हीविया प्लांट जो होता है उसकी रबर हम कमर्शलाइज करते हैं अपने टायर, ट्यूब या अच्छी क्वालिटी की रबर बनाने के लिए। लोअर क्वालिटी की थोड़ी सी रबर बनाने के लिए फाइकस इलास्टिका प्लांट आता है, उससे भी लेटेक्स निकलता है, उस लेटेक्स से भी रबर बनाते हैं। एक्सक्यूज मी सर, वो एल्बुमिनस सेल का फंक्शन बताना। एल्बुमिनस सेल का फंक्शन जो होता है वो पैरेंकाइमेटस नेचर का होता है। तो हम यहाँ पर वो फंक्शन नहीं कहेंगे कि वो कंपेनियन सेल की तरह फंक्शन करने लगते हैं, इसलिए इसका नाम नहीं दिया, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब डेवलप नहीं हुई थी। लेकिन इवोल्यूशनरी चेन पर
एब्यूमिनस सेल, पैरेन्काइमेटस सेल, सपोर्टिंग सेल डेवलप होनी शुरू हो गई, जो बाद में जब ट्यूब बनेगी तो उसको सपोर्ट करना शुरू कर देगी और तब उसी का नाम कंपेनियन सेल हो जाएगा। ओके सर। सर जिम्नोस्पर्म के जो सीड सेल्स होते हैं उसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता? नहीं होता। ओके सर। न्यूक्लियस होता है, मैच्योरिटी पे खत्म हो जाता है, याद रखना। ये दो तीन चीजें दिमाग में होनी चाहिए कि न्यूक्लियस नहीं होता, अरे यार न्यूक्लियस नहीं होता फिर वो डिवाइड कैसे करती है, अपने नंबर कैसे बढ़ाती है। हाँ, जब वो मैच्योर हो जाती है तब न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। आरबीसी जब वो मैच्योर हो गई तब न्यूक्लियस खत्म हो गया। उसके बाद बेटा हम लोग आते हैं टिश्यू सिस्टम पे। टिश्यू सिस्टम, अब टिश्यू पढ़ लिया हम लोगों ने, अब वो सिस्टम बनाएंगे। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, आउटर मोस्ट लेयर, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट, और इन दोनों को छोड़ दें तो जितने भी हैं सब इंक्लूड कर लेंगे इसमें कॉर्टेक्स, पित्त, एंडोडर्मिस, मेडुलरी रेज, वो सब आ जाएंगे ग्राम टिश्यू सिस्टम में। तो एक एक करके इनको देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, मतलब एपिडर्मिस भी है और उस पर डिफरेंट चीजें भी हैं। तो एपिडर्मिस हम जानते हैं कि मोस्टली सिंगल लेयर होती है, प्राइमरी प्लांट बॉडी है। बाद में जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है तो एपिडर्मिस खत्म हो जाती है, इसीलिए मैंने लिखा प्राइमरी प्लांट बॉडी। लीफ, प्राइमरी स्टेम, प्राइमरी रूट, एपिडर्मिस। लेकिन अगर ये डाइकॉट प्लांट है तो फिर रूट और स्टेम की एपिडर्मिस खत्म हो जाएगी, वहां पे बार्क बन जाएगी और आउटर मोस्ट लेयर बिल्कुल खत्म हो जाएगी, उस पर डिफरेंट टाइप के टिश्यूज आ जाएंगे। तो फिर एपिडर्मिस का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो एपिडर्मिस यूजुअली सिंगल लेयर होती है, कुछ जगहों पर मल्टी लेयर, ये याद रख लेना। नीरियम की लीफ और फाइकस लीफ, इसमें एपिडर्मिस मल्टी लेयर होती है ताकि वाटर लॉस कम से कम हो। एपिडर्मल लेयर का नेचर क्या है? पैरेन्काइमेटस। पैरेन्काइमेटस नेचर है तो लिविंग सेल है। अब क्या हुआ? अब जो भी एरियल पार्ट है जैसे लीफ और स्टेम, ग्रीन वाला स्टेम, प्राइमरी स्टेम, तो उस एरियल पार्ट में जो एपिडर्मिस होगी उसके ऊपर क्यूटिकल होगी। क्यों? ताकि वाटर लॉस को कम से कम किया जाए। लेकिन जो पार्ट सॉइल में है वहां से एवोपरेशन थोड़ा ना हो पाएगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जो पार्ट सॉइल के अंदर है दैट इज रूट में कोई क्यूटिकल का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। जो पार्ट पूरा पानी में डूबा है हाइड्रोफिटिक प्लांट, लेकिन हाइड्रोफिटिक में भी जो पूरे पानी में डूबे हैं, लीफ उनकी पानी के अंदर है, स्टेम उनका पानी के अंदर है, तो वहां पर भी क्यूटिकल की जरूरत नहीं है। चारों तरफ पानी में कोई एवोपरेशन नहीं। हाँ, थिक क्यूटिकल में होगी जहां पानी कम होगा, जो ड्राई कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं, जो जीरोफिटिक प्लांट हैं, जो कैक्टस है, जो यूफोर्बिया है, जो हेलोफाइट्स हैं, उसमें क्यूटिकल थिक हो जाएगी। और मॉडरेट क्यूटिकल अपने नॉर्मल प्लांट की लीफ पर होगी। तो अभी हमने देखा एपिडर्मिस पर एक एडिशनल लेयर क्यूटिकल की। अब उसी एपिडर्मिस में क्या है? उसी एपिडर्मिस के ऊपर स्टोमेटा है, उसी एपिडर्मिस के ऊपर स्टोमेटा है। स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा में भी एपिडर्मल सेल ऑर्गेनाइज हो गई। उन्होंने गार्ड सेल बनाई पहले। गार्ड सेल बी शेप हो सकती है या बंडल शेप, डंबल शेप, डाइकॉट और मोनोकॉट। और गार्ड सेल के चारों तरफ एपिडर्मल सेल। लेकिन गार्ड सेल के ठीक चारों तरफ जो एपिडर्मल सेल थी उनका हमने एक नाम दे दिया, सब्सिडरी सेल। तो सब्सिडरी सेल भी कोई नई नहीं है, दे आर द एपिडर्मल सेल, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल। गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट है, गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा गार्ड सेल
रेगुलेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अगर हम आपको स्कैन का डायग्राम दिखाएं, सेक्शन कटिंग नहीं, लीफ को स्कैन किया गया, जैसे सीटी स्कैन वगैरह होता है, एमआरआई वगैरह कि टिश्यू को लेयरिंग की फॉर्म में स्कैन करते हैं, वैसे ही अगर स्कैन आपको दिखाएं तो देखो आपको ट्राइकोम कैसे दिखाई पड़ेंगे और स्टोमेटा कैसे दिखाई पड़ेंगे। किसी भी लीफ के ऊपर अगर आप किसी भी लीफ पर देखते हैं और आपको रफ सरफेस दिखाई पड़ती है, आपको रफ सरफेस दिखाई पड़ती है, तो ये जो रफ सरफेस है यही जो है ट्राइकोम्स होते हैं। ट्राइकोम कुछ केसेस में बड़े होते हैं और ये ट्राइकोम मल्टी सेलुलर भी हो जाते हैं। अगर हम एक डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाएं, आ जाइए मैम। उसने तो टीचर से बात कर ली है, विकास का क्या है ना, एक बार मेरे पास उससे बात कर लेंगे। बेटा ये देखो लीफ को स्कैन किया, अब उस लीफ को जब स्कैन किया तो अपर सरफेस पे आपको स्टोमेटा दिख रहा है। यस सर, ये देखो ना छोटे छोटे सेल में चारों तरफ एपिडर्मल सेल और बीच में स्टोमेटा, ठीक है, ये तो स्टोमेटा हो गया। अब सारी लीफ में नहीं, कुछ लीफ में जिन पर हमें रफ सरफेस दिखती है, बेटा ये ट्राइकोम। आ जाओ बेटा, क्या क्या पढ़ लिया आज मैडम से पढ़ा? अच्छा, और फिजिक्स नहीं किया? चलो चलाते हैं, ठीक है ना? ओके। तो ये ट्राइकोम्स दिख रहे हैं बेटा। ट्राइकोम्स एक सेल के नहीं बने हैं, मल्टी सेलुलर। यहाँ पर जो ट्राइकोम दिख रहे हैं वो तुम्हें अनब्रांच दिख रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर कैसे हो सकते हैं बेटा? ब्रांचिंग भी हो सकती है। अब देखो अगर तुम ट्राइकोम के नंबर बढ़ा दो तो ऑटोमेटिकली स्टोमेटा के नंबर कम हो जाएंगे। अरे यार, जहाँ पे ट्राइकोम लगे हैं एज्यूम करो वहाँ पे स्टोमेटा होना चाहिए था, लीफ की सरफेस है ना। अब जब तुमने ट्राइकोम अब और ज्यादा ट्राइकोम बनाओ, तो जब ज्यादा ट्राइकोम बनाओगे तो पोजीशन जो सरफेस एरिया है वो स्टोमेटा वाला ही तो लोगे। तो अगर ट्राइकोम ज्यादा होंगे तो स्टोमेटा कम होंगे। एनसीईआरटी की क्या लाइन थी? एनसीईआरटी की क्या लाइन थी ट्राइकोम के लिए? ट्राइकोम के लिए एनसीईआरटी प्रिवेंटिंग वाटर लॉस। देखा तो डायरेक्ट वाटर लॉस तो प्रिवेंटिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके आने से क्या कम हो गए? स्टोमेटा। तो देखो बेटा, लीफ और स्टेम की सरफेस पे, रूट की सरफेस पे जो रूट हेयर वो यूनिसेल्ड है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, लेकिन लीफ और स्टेम की सरफेस पे जो हेयर्स हैं उनको हम नाम ट्राइकोम दे रहे हैं। और ट्राइकोम यूजुअली मल्टीसेलुलर होते हैं। ये ब्रांच हो सकते हैं या अनब्रांच, ये सॉफ्ट हो सकते हैं या स्टिफ। कभी कभी ट्राइकोम इतने ज्यादा स्टिफ होते हैं, कुछ लीफ होती हैं, जैसे एक प्लांट होता है हरसिंगार की लीफ के ट्राइकोम इतने ज्यादा स्टिफ होते हैं कि हरसिंगार की लीफ अगर आप किसी की स्किन पे रब कर दें, रगड़ दें, तो 2 दिन के बाद वो पूरे निशान पड़े हुए होते हैं। ऐसा लगता है कि ये निशान नेल के या किसी
किसी चीज के पड़े हों तो उसमें स्टिफ होते हैं, कुछ में सॉफ्ट होते हैं। कभी कभी इन्हीं ट्राइकोम से कुछ सब्सटेंस, कुछ एल्कलॉइड्स भी सिक्रीट होते रहते हैं। और अल्टीमेटली एनसीईआरटी ने लिखा कि ये ट्राइकोम हेल्प करते हैं प्रिवेंटिंग वाटर लॉस में। मतलब ट्राइकोम के नंबर अगर ज्यादा होंगे तो स्टोमेटा के नंबर अपने आप कम हो जाएंगे। ये लाइन उसने लिखी। क्लियर पॉइंट हुई बेटा? रूट हेयर और ट्राइकोम में मतलब रूट हेयर तो सेल की इलॉन्गेशन हो जाएगी ना। हाँ हाँ। और ट्राइकोम भी शुरुआत होती है सेल से ही, लेकिन फिर बाद में डिवीजन होते होते वो कैसा हो जाता है? मल्टी सेलुलर। एपिडर्मल से ही शुरुआत होती है, एपिडर्मल से ही शुरुआत होती है। लेकिन रूट हेयर में एपिडर्मल सेल ही इलॉन्गेट हो जाती है और रूट हेयर बना लेती है। क्लियर पॉइंट? यस। उसके बाद में हम आ जाते हैं ग्राउंड टिश्यू पर। ग्राउंड टिश्यू मैंने कहा ना, वैस्कुलर टिश्यू को छोड़ दो और एपिडर्मिस को छोड़ दो तो जो भी नाम आप लिखेंगे दे आर द ग्राउंड टिश्यू। हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, पित्त, मेडुलरी। तो ग्राउंड टिश्यू का जो नेचर होता है वो देखो, मोस्टली नेचर किसका दिखा तुम्हें? पैरेन्काइमेटस। तो इसीलिए पैरेन्काइमेटस टिश्यू अमाउंट में सबसे ज्यादा होता है। लेकिन हाइपोडर्मिस अगर बन रही है, रूट में नहीं होती है, स्टेम में होती है, तो वो हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमेटस या स्क्लेनकाइमेटस हो सकती है। अदरवाइज बाकी सारे ग्राउंड टिश्यू का नेचर क्या होता है? वैस्कुलर बंडल। एनसीईआरटी ने बस 3 डायग्राम बनाए हैं। रेडियल वैस्कुलर बंडल, जब जाइलम और फ्लोएम एक रेडियस पर है, एक रेडियस पर नहीं है, अलग अलग रेडियस पर, एक रेडियस के जाइलम, एक रेडियस के फ्लोएम, एक रेडियस के जाइलम, एक रेडियस के फ्लोएम, या यूं कह दो जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेट होते हैं। अल्टरनेट पैचेस होते हैं, आपस में ज्वाइंट नहीं होते हैं, आपस में ज्वाइन नहीं होते हैं। दैट इज रेडियल वैस्कुलर बंडल। और ये रेडियल वैस्कुलर बंडल हम देखते हैं रूट्स में। ओके, अब क्या आया? ज्वाइंट हो गए, कंजॉइंट। जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पर है, जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पर है, कंजॉइंट। कोलेटरल, फ्लोएम बाहर है, जाइलम अंदर है, कोलेटरल। फिर जाइलम और फ्लोएम के बीच कोई कैम्बियम नहीं, क्लोज। तो अब ये जो डायग्राम है जिसके नीचे क्लोज लिखा है वो कैसे पढ़ा जाएगा? कंजॉइंट, कोलेटरल एंड क्लोज वैस्कुलर बंडल। स्टेम में, इस स्टेम में जहाँ सेकेंडरी ग्रोथ नहीं, सेकेंडरी ग्रोथ किसमें नहीं? मोनोकॉट स्टेम में। दैट मीन्स क्लोज फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, कैम्बियम अब्सेंट। लेकिन अगर कैम्बियम है तो लेटरल ग्रोथ होगी, अगर कैम्बियम है सेकेंडरी ग्रोथ होगी, ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। फ्लोएम, जाइलम के बीच में कैम्बियम आ गया, दैट इज ओपन। और ओपन होता है वैस्कुलर बंडल, जिम्नोस्पर्म और डाइकॉट स्टेम। तीसरा एक अलग से बनाया मैंने, बाइकोलेटरल। बाई, बाहर भी फ्लोएम, अंदर भी फ्लोएम, बीच में जाइलम। कैम्बियम बना, उसने बाहर फ्लोएम अंदर जाइलम बनाया। फिर दूसरा कैम्बियम बना, उसने बाहर फ्लोएम अंदर जाइलम बनाया। जाइलम की रिंग एक ही रही, लेकिन फ्लोएम दो, कैम्बियम दो, बाइकोलेटरल। और ये वैस्कुलर बंडल किसमें होता है? ये वैस्कुलर बंडल होता है कुकुरबिटेसी फैमिली में। किस फैमिली में? कुकुरबिटेसी। फर्न में पूरी रिंग होती है फ्लोएम की, अंदर जाइलम, कोई पिथ नहीं, अंदर जाइलम बाहर फ्लोएम।
एम्फीसाइबल कंसेंट्रिक सर्कुलर बंडल, ये नहीं है एनसीईआरटी। यूका और ड्रेसिना ये मोनोकॉट प्लांट होते हैं। इनमें पूरा स्टेम पे ये एम्फी वेसल नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बाहर जाइलम और अंदर फ्लोएम हो, नेवर बेटा। कॉर्टेक्स में ये छोटे छोटे पैचेस होते हैं वेस्कुलर बंडल के, इसमें जाइलम बाहर और अंदर फ्लोएम होता है। एम्फी वेसल हेड्रोसेंट्रिक, बीच में हेड्रो, बीच में जाइलम, सेंटर में जाइलम, बाहर फ्लोएम। लेप्टोसेंट्रिक, सेंटर में फ्लोएम, बाहर जाइलम। तो एनसीईआरटी में बस दो ही है बेटा, एक रेडियल है, एक कंजॉइंट है। कंजॉइंट पे दो कर दिए उन्होंने, एक ओपन जिसमें कैम्बियम है, एक क्लोज जिसमें कैम्बियम नहीं है। कैम्बियम जहाँ है वहाँ सेकेंडरी ग्रोथ है, इसलिए ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म, जबकि मोनोकॉट में कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। तो मोनोकॉट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल होगा वो होगा तुम्हारा कंजॉइंट तो होगा लेकिन क्लोज होगा। ये दो अलग अलग टाइप के फर्न में डेवलप नहीं हुई थी, तो एम्फीक्राइबल पूरी रिंग बन गई थी। और एम्फी वेसल ये एक एबनॉर्मल है जो हमें यूका और ड्रेसिना में मिलता है पैचेस के फॉर्म में। क्लियर बेटा? Yes sir. Yes sir. एनाटॉमी की मैंने निकाली है ये। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ये फाइल मैंने डाल दी है कि नहीं डाली है? नहीं डाली नहीं डाली। ये मैं डाल देता हूँ। दोनों पे भेज देता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप पर भी भेज दे रहा हूँ। MS पर तो आ गई है। टेलीग्राम ग्रुप पे भी कनेक्ट हो जाने दो।